नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूल्स पे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ रूल्स के बारे में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हम इस चैनल पे ज़्यादातर उन टॉपिक्स पर ही बात किया करेंगे या उस रूल्स पे ही बात किया करेंगे जो पॉइंट टू पॉइंट हो, एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है, हम चैप्टर वाइज नहीं जाया करेंगे, या कभी कभी आपकी जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम जा भी सकते हैं। पर ऐसा क्या होता है ना कि चैप्टर वाइज जाने से पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ऐसे जाने जाने के बाद क्या होता है कि पीछे की चीजें बच्चे भूलते चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे अक्सर टीचर कहते हैं कि आप मॉक्स लगाइए। मॉक्स लगाने से ये होता है कि आपको उस पूरे मॉक्स के अंदर हर एक चैप्टर से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको क्या होता है ना, वो चीजें रिकॉल होती रहती हैं, आप उन रूल्स को भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रूल्स की बात किया करें जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश का टॉपिक लेके आए हैं जिसमें इंग्लिश के रूल्स हैं, ग्रामर से, रिडक्शन से लेकर के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो रूल है वो हमारा बेसिक कंजंक्शन पे। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका सेंटेंस में एक पेयर होता है। ठीक है, उस पेयर के अकॉर्डिंग ही हमारा सेंटेंस बनता है। तो उन्हीं कंजंक्शन के ऊपर हम बात करेंगे आज। पहला जो हमारा रूल्स है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पेयर होता है, जैसे नॉट ओनली, ठीक है, बट आल्सो। दूसरा क्या होता है, ईदर और, नीदर नॉर। और क्या होता है, दो, येट। और क्या होता है, हाँ, एक बोथ भी होता है इसके साथ, बोथ और एंड। ठीक है, और वेदर, वेदर और, इसमें भी और होता है इधर के साथ और इसके भी। ठीक है, अब ये जो कंजंक्शन के जो पेयर हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें एक सेंटेंस दिया होता है। ठीक है, एग्जाम में उसमें इनमें से कोई एक पेयर दिया होता है। उस पेयर में क्या होता है, उसमें कुछ एरर्स इसकी वजह से आ रही होती है। क्यों क्यों आ रही होती है और किस तरह से एरर आती है, तो पहले है हम बात करते हैं इसमें दो चीजों का ध्यान रखने वाली जो बातें हैं। पहली बात कि ये जो दो वर्ड्स हैं जैसे नॉट ओनली और बट आल्सो, इनके बाद जो यहाँ पे जो आएगा ये और ये दोनों वर्ड सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ठीक है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि हमेशा जो है ना, इस पेयर को, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके साथ जो लगा है, उनको सेकंड वाले पेयर के वर्ड्स के, मतलब ये जो इस पेयर में जो सेकंड वर्ड है इसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना होता है। मतलब कि ये जो बट आल्सो है, यानी कि जो सेकंड है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ही हमें इस फर्स्ट वाले को एडजस्ट करके इसको सही जगह पे लाना होता है। ठीक है, अब आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आपको भी हेल्प मिल जाएगी इससे। ठीक है, ये ब्लैक ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईदर गिव मी राइस और व्हीट। इस तरीके से एक सेंटेंस मान लो हमारे पास है। ठीक है, अब मान लो ये सेंटेंस हमारे को स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें हमें पहचानना है। ठीक है, कि यहाँ पर इधर और जो है उसका पेयर सही बन रहा है कि नहीं इसके साथ। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो और है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसके साथ ये जो हमारा आ रहा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है, वो हमारी नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर जो इधर आ रहा है उसके साथ क्या है हमारे पास, ये वर्ब है। पर यहाँ तो हमने पढ़ा है कि दोनों सेम होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तभी हमारा स्ट्रक्चर सही होगा इसका। तो हमें क्या करना है, अब इस सेकंड वाले के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट वाले को हम चेंज करते हैं। यहाँ और के साथ है हमारा क्या, वीट है, यहाँ नाउन है, तो हमें भी इस इधर को उठा करके कहाँ लाना पड़ेगा, इस नाउन के पास। यानी कि ये हमारी ये गलती, ये इधर यहाँ ना आ करके ये इधर यहाँ आएगा, तो हमारा जो सेंटेंस है वो एकदम सही हो जाएगा। फिर हमारा सेंटेंस जो सही होगा वो क्या बनेगा, जो हमारा सेंटेंस है वो बनेगा कुछ इस तरीके से कि गिव मी ईदर
राइस और व्हीट। ठीक है, अभी हमारा स्ट्रक्चर एकदम सही है। ठीक है, यानी हमारा सेंटेंस पूरा सही है। तो यानी कि इसी तरीके से जो है ना, वो पेयर वाले जो कंजंक्शन के साथ इसमें एरर देता है क्वेश्चन में। ये छोटा सा है तो आपको लग रहा है ऐसा, एक बड़े सेंटेंस में इसको उठाते चलो। एक बड़ा सा एक इस सेंटेंस कुछ लेते हैं जिसमें दूसरे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। मान लो हम लेते हैं एक वर्ड्स, हाँ पेन चेंज कर लेते हैं। not only he cheated his friends, but also his parents। अब देखो, यानी कि नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स, कि उसने ना केवल अपने फ्रेंड्स को ही धोखा दिया बल्कि उसके परिवार, मतलब उसके माता पिता को भी, पेरेंट्स को भी। तो यहाँ पर अभी सेंटेंस में क्या कुछ गलत लग रहा है तुम्हें? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है बट आल्सो, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है? नॉट ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा बट आल्सो है, इसके बाद क्या है? हिज पेरेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ये है इसके साथ क्या आ रहा है? हिज आ, और यहाँ पर हमारा क्या है? ये नाउन दिया हुआ है ही। पेन चेंज करता हूँ, कुछ क्लियर हो जाए ताकि थोड़ा। यहाँ पे हमारे को नॉट ओनली के साथ क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ही, और यहाँ पर बट आल्सो के साथ हमारे पास क्या है? हिज। तो हमें दोनों को क्या करना है? सेम करना होगा, और हमें सेकंड वाले के अकॉर्डिंग करना होता है। तो ये इसके साथ क्या है? हिज है, यानी इस ही को, नॉट ओनली को हमें यहाँ पर जो इसके प्लेस है वो गलत दे रखा है, हमें यहाँ पर लाना है इसको नॉट ओनली को। ठीक है, तब जाके ये सेंटेंस हमारा कैसे सही बनेगा? ही cheated not only his friends but also his parents। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो ये पहला रूल था जिसमें हमें कंजंक्शन के पेयर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रख के उसको चेक करना होता है। तो ये हमारा पहला रूल था। आइए अब बात करते हैं दूसरे रूल की। तो जो हमारा दूसरा रूल है, इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जिसके बाद हमेशा जो आता है वर्ब वो क्या आता है? सिंगुलर ही आता है। जैसे वो सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिए होंगे इंट्रोडक्शन या मतलब सेंटेंस में, जिसमें कुछ ऐसे फिक्स वर्ड्स होते हैं जिसके बाद हमेशा वर्ब जो है वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। और वो कौन से हैं? जैसे अमाउंट सेंटेंस में दिया हो, या डिस्टेंस दिया हो सेंटेंस में, ठीक है, या हाइट दी हो सेंटेंस में, या वेट दिया हो सेंटेंस में, किसी चीज को वजन दिया हो, ठीक है, या नेम ऑफ द बुक, किसी बुक का नाम, ठीक है, किसी चैप्टर का नाम, किसी टॉपिक का नाम, इस तरीके से दिया हो तो उसे भी हमेशा हम उसके बाद जो यहाँ पर उसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, नाउन उसके जो ये अमाउंट, डिस्टेंस, वेट, हाइट ये जो दिया है इसके बाद चेंज हो सकता है, पर वर्ब जो हमेशा वो क्या आती है? सिंगुलर आती है। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो आइए इस पे भी एक आध एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, मान लो हमने बीरबल्स, अच्छा हाँ, अकबर बीरबल एक ले लेते हैं। बीरबल स्टोरीज, जो बीरबल की जो स्टोरीज होती है, या हम कहते हैं कि बीरबल की जो कहानियां हैं, ठीक है,
बीरबल्स की कहानियाँ, ये जो बुक्स आती है ना उससे रिलेटेड। बीरबल्स टेल्स, टी बड़ा रखना पड़ेगा, यहाँ पे बी भी बड़ा रखना पड़ेगा। ये भी एक ग्रामर का नियम है, याद रखना। किसी नाम का, किसी का नाम हो या किसी बुक्स का नाम हो, इस तरह के नाम को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बीरबल्स टेल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। से चल रहा है पता नहीं। बीरबल टेल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, बुक्स के बारे में बात किया है, तो मैंने बोला किसी का भी बुक का नाम या किसी चैप्टर का नाम, तो उसे हम कैसे काउंट करते हैं, हमेशा उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो बीरबल की जो कहानियां या टेल्स है, अब देखो यहाँ पर बच्चे क्या देखते हैं, यहाँ देखेंगे वो यहाँ ऐसे लगा कहानियां, उसके अकॉर्डिंग वो इसको सही कर देंगे, पर ये सही नहीं होता, गलत है। क्योंकि अभी हमने जैसे पढ़ा कि नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द चैप्टर, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ आर ना करके क्या आएगा, यहाँ इज आएगा, ठीक है। बात क्लियर है। आओ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पेन चेंज करते हैं, लेकिन पहले एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना के लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लेते हैं जैसे मान लो यहाँ लिखा है, मान लो हमने 4 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग स्ट्रेच, 4 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग स्ट्रेच, ठीक है। क्या होना है, बट वी डिड नॉट bother walking to market through the forest and jungle, ठीक है। क्या लिखा है, 4 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग स्ट्रेच बट वी डिड नॉट बॉदर वॉकिंग टू मार्केट थ्रू द फॉरेस्ट एंड जंगल। 4 किलोमीटर जो है वो एक बहुत ही मतलब लंबा एक रास्ता है, पर लेकिन हम चलते समय वहां से जंगलों से और वहां से चलते गुजरते समय हम बिल्कुल भी, बोदर माने क्या होता है यहाँ पर, बोर होना, ऊब जाना, ठीक है, बोर नहीं होंगे। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 किलोमीटर, यहाँ क्या लिखा है 4 किलोमीटर। तो पहले बार तो बच्चे देखते हैं इसको कहते हैं कि प्लूरल है, ठीक है। पर अभी हमने जैसे पढ़ा, हमारे को ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और डिस्टेंस हमेशा इसके साथ जो वर्ब आता है, वर्ब वो क्या आता है, सिंगुलर। यहाँ पे जो कि आर दे रखा है, यहाँ क्या होगा, 4 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग स्ट्रेच बट वी डिड नॉट बॉदर वॉकिंग टू मार्केट थ्रू दी फॉरेस्ट एंड जंगल्स, ठीक है। फॉरेस्ट लिख देते हैं, यहाँ जंगल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूल था। जो ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है, इस बात का ध्यान रखना। अमाउंट दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, हाइट दिया हो, कुछ भी इनमें से वेट दिया हो, या नेम ऑफ द बुक या चैप्टर इसमें से कुछ भी एक दिया हो, तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं अपने तीसरे रूल की। जो तीसरा रूल है वो यहाँ पर हमारा है एडवर्ब से रिलेटेड, ठीक है। जो हमारा तीसरा रूल है वो किससे रिलेटेड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई कार्य कितनी बार हो रहा है उस पर होने वाले अदर के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा कुछ जो वर्ड्स हैं जिसका हमें एग्जाम में ध्यान रखना है, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में होंगे तो उसे किस तरह में इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये वर्ड्स हैं हमारे
हार्डली, ठीक है, हार्डली के बाद रेयरली, कभी कभी, उसके बाद नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। और ये जो है ना वर्ड्स, ये हमेशा अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब और इनके बाद हमेशा मेन वर्ब, यानी हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही ये वर्ड लगते हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि कोई कार्य कितनी बार हो रहा है या अक्सर कितनी बार हो चुका है। इसमें एक ऑफन भी आ जाता है, अक्सर मुंह से निकलता जा रहा है, ऑफन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में लगते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कहा ही इज राइट ऑलवेज। ठीक है, वो हमेशा ही सही होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है। चलो, तो अब पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज आ गया। ठीक है, उसके यहाँ ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज। हमेशा ना सेंटेंस को पूरा एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग चेक करोगे ना, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा और एरर भी जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो ही के साथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। पर हमें तो अभी यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर क्या है, ऑलवेज। और ऑलवेज बताता है कि अक्सर, मतलब हमेशा, अक्सर नहीं कहेंगे यहाँ पर, हमेशा, अधिकतर भी कह सकते हैं आप। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, पर ये तो सेंटेंस के लास्ट में लग रहा है। ठीक है, तो इसको यानी कि ये जगह गलत है, यहाँ ना लग करके ये कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ जो राइट है ना, राइट, यहाँ ये राइट बता रहा है सही होने की, मतलब हमेशा सही होता है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा ये, ही इज ऑलवेज राइट। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस सही है। इस तरह से एक और सेंटेंस ले लेते, चलो इसमें थोड़ा क्लियर अगर आपको नहीं हुआ होगा तो। मैं एक छोटा सा सेंटेंस बनाया क्या, चलो आओ देखते हैं। ही comes here seldom, कभी कभी ही वो यहाँ आता है। अब यहाँ पर कभी कभी आता है, यानी कि सेल्डम, सॉरी, ही कम्स हेयर सेल्डम। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब ये चीज कहाँ पर आएगी हमारी, यहाँ पर हमें ढूंढना है कि ये जो हमारा है सेल्डम का इस्तेमाल, भी तुमने पढ़ा कि है सेल्डम, ये रहा, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं, क्योंकि ये सिंपल टेंस है हमारा, प्रेजेंट का हमारा क्या सिंपल है। तो यहाँ पर ऐसे ये लग के इसी में बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या पाएगा, यहाँ पर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा तुरंत ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, पर हमारा मेन वर्ब एक तरह से तो दिया हुआ है ना। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब तो दिया हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और मेन वर्ब से पहले तो आएगा ना ये, तो इसलिए यहाँ उठ के यहाँ आएगा ये के पास। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ही सेल्डम कम्स हेयर। ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अपने तीसरे रूल के बारे में, तो जो हमारा जो तीसरा रूल है, वो हमारा तीसरा रूल किससे रिलेटेड है, वो हमारा रूल है रिलेटेड कंडीशन से रिलेटेड। चलो कंडीशन लास्ट में करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक रूल और है, कौन सा ले लिया जाए, ज़्यादातर पूछा जाता है,
हाँ, इस पे बहुत बच्चों का बहुत मतलब डाउट रहता है। बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, अमंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, और अमंगस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो क्लियर करते हैं चलो आज इसी को ही, ठीक है। तीसरे नंबर पे अपने देखो, बिटवीन का इस्तेमाल, पहली बात तो इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ होता है, इन तीनों का ही इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, जिन्हें काउंट किया जा सकता है उनके साथ हम मीन्स तीनों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि बिटवीन का इस्तेमाल आपने और अमंग का इस्तेमाल और अमंग्स का इस्तेमाल, इसको अक्सर बहुत जगह देखा होगा और थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि किसके साथ, दो के साथ करें, दो से ज्यादा के साथ करें कि किसके साथ करें। तो उसी चीज को हम अपने यहाँ पर क्या करेंगे आज, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो होता है बिटवीन, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा पेन। बिटवीन का इस्तेमाल, बिटवीन का इस्तेमाल दो के लिए होता है, ठीक है। दो लोग, दो के लिए तो होता ही है, दो नाउन या प्रोनाउन के लिए होता ही है, दो के लिए तो होता ही है, दो पर, दो और दो से ज्यादा। चलो पहले दो का ही पहले समझ लेते हैं ना। दो के लिए होता है, ठीक है, दो। और यहाँ दो के लिए मतलब ये गिनती वाला दो मतलब नहीं, मतलब कहने का मतलब दो व्यक्तियों या दो मतलब दो लोग, जब बिटवीन मतलब किसी दो लोगों के बीच की बात हो रही हो, या दो लोगों के बीच में कुछ बांटने की बात हो रही हो, या कुछ देने की बात हो रही हो, या यहाँ से वहाँ मतलब दो नाउन या प्रोनाउन इस तरह की चीज़ों की बात हो रही हो, तो उनके बीच में बिटवीन का इस्तेमाल होता है। और इस अमंग और अमंग्स का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए होता है। अभी एग्जाम्पल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस लिया और हमने लिखा, तो बताना यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, दो के लिए तो होता है, उसके लिए एक सेंटेंस पहले बना के एक दिखाई देता हूँ, फिर नहीं तो क्लियर नहीं होगा, तो है ना। मान लो कि डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। ये वाले दो की बात कर रहा था मैं, ठीक है ना। एक यहाँ हमारा है, कि यहाँ है, ठीक है, दोनों। तो इस दो लोगों की जब बात होती है ना, तो उनके लिए यहाँ पर क्या लगता है, बिटवीन लगता है, ठीक है। तो बिटवीन के साथ हमारा एक प्रीपोजिशन जुड़ जाता है, वो बिटवीन एक तरह से हमारा क्या प्रीपोजिशन की तरह काम करता है ना, जो किसी का प्लेस बताता है, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है, एंड लगता है। लेकिन अमंग का इस्तेमाल कब होता है, दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। लेकिन इसी में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज, देखो ये तो हर जगह मिलेगा, हर किताब में हर जगह मिलेगा कि दो लोगों के लिए जो बात हो रही है तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, और दो से ज्यादा के लिए अमंग और अमंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शनल केस भी हैं, कैसे बता देता हूं। जैसे में देखो, बिटवीन का इस्तेमाल ना दो से ज्यादा के लिए भी होता है, बिटवीन का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए भी होता है, ठीक है। और अमंग और अमंगस्ट, अमंग का इस्तेमाल जो है, ये अमंग ऊपर जो हमारा अमंग है, इसका जो इस्तेमाल है, इस अमंग का इस्तेमाल जो है, ठीक है, ये लाइन फिर हटाना पड़ेगा। ये जो है अमंग का जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल कांस्टेंट वर्ड से पहले होता है, ठीक है। और अमंगस्ट का इस्तेमाल जो होता है वो वोवेल या द, इनसे पहले होता है। कैसे, अभी हम करके समझेंगे, ठीक है। लेकिन इस दो से ज्यादा जो होता है बिटवीन हमारा, इस दो से ज्यादा बिटवीन को इस्तेमाल किस किस कंडीशन में करते हैं जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो। पहला, जब वो काउंटिंग में दिया हो, कितने लोग हैं, कितनी कंट्री है, इस तरह की चीजें दिया हुआ काउंटिंग, मतलब फिक्स नंबर दिया हो,
कई बार से क्लोजली एसोसिएट भी कह देते हैं, ठीक है, उनके साथ भी कर लेते हैं। और दूसरा, जब दो से ज्यादा हमारे पास क्या दिया हुआ हो, नाउन या प्रोनाउन भी कह सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन दिए हो, ठीक है, सेंटेंस में, जब एक सेंटेंस में जब दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन दिए हुए तब कैसे, आओ समझते हैं। पहले बिटवीन वाला ही लेते हैं, उसके बाद हम समझ में आएगा हमें अमंग और अमंगस्ट के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे भी हमने, चलो ऊपर ही जैसे लिया उसी से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन, क्या था हमारा, राम श्याम, दो ही थे उसमें, अब यहाँ हम कर देते हैं मोहन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात करते बच्चे कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि जैसे दो उन्होंने पढ़ा है कि दो लोगों के बीच में बिटवीन का इस्तेमाल होता है, पर यहाँ क्या आ गया, तीन, राम श्याम और मोहन, तीन हो गए, तो वो क्या कर देते हैं, ये गलत है, पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि बिटवीन का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए भी होता है, जब उनमें क्या हो, दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन दिए हों या उनके नाम दिए हों। तो यहाँ पर एक, दो और तीन, और तीनों का नाउन है, ठीक है, या तीन कह लो नाम है, तो इसलिए यहाँ पर बिटवीन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगला एक और सेंटेंस से मिलता जुलता ले लेते हैं। तो पेन बहुत चेंज करना पड़ता है समझाने के लिए। एक और ले लेते हैं, चलो मान लो इसी सेंटेंस को हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे नहीं, दो सेंटेंस हो गए एक जैसे, दूसरा ले लेते हैं, द टूर्नामेंट विल टेक प्लेस among 10 कंट्रीज। जो है वो ये टूर्नामेंट है, जो वो कितनी कंट्रियों के बीच में, 10 कंट्रियों के बीच में खेला जाएगा या होगा, ठीक है। ये इसके कहने का सेंस है सेंटेंस में। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 कंट्रीज है, ठीक है, तो बच्चे इसको तुरंत देख के कहेंगे 10 कंट्रीज के बारे में दिया, यहाँ अमंग कैसे आ गया, पर होता तो काउंटेबल के साथ ही अमंग और अमंग्स का भी इस्तेमाल है, ठीक है। पर यहाँ पर ये तो सही होना चाहिए, ऐसा कहीं, पर नहीं, यहाँ पर क्या है, 10 कंट्रीज है, यहाँ पर एक फिक्स नंबर काउंट दिया हुआ है कि कितने लोगों के बीच में ये खेला जाना है, जैसा भी हमने पहले बात किया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अमंग्स की जगह पे, सॉरी, अमंग की जगह पे क्या हो जाएगा, बिटवीन, यानी कि द टूर्नामेंट विल टेक प्लेस बिटवीन 10 कंट्रीज, ठीक है। अब ये तो हो गई बिटवीन की बात, अब तक हमने जो बहुत पढ़ लिया। अब इसी चीज को हमें अमंग्स के लिए भी पढ़ना है और अमंग के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। तो आओ उस पर भी एक आध को हम सेंटेंस ले लेते हैं। उसमें ढाई बांटी थी हमने, तो किस खुशी बांटी थी उसी के बारे में बात कर लेते हैं, चलो। डिवाइड दिस property, divide this property, divide है, ठीक है, divide this property among them। अब देखो एक सेंटेंस ये है हमारे पास और एक सेंटेंस ये है हमारे पास, और लिख लेते हैं इसी से मिलता जुलता, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी अमंग अस। अब ये दो सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें पढ़ना है ढंग से, उसको समझना है। देखो
कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को किनके बीच में बांट दिया जाए। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, देम, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देम का इस्तेमाल तो ज़्यादा के लिए होता है, दे का ही तो देम होता है। और यहाँ पर भी वी का ही क्या होता है, एस होता है। ज़्यादा लोगों के बीच में बांटने की बात हो रही है, यानी है तो ये काउंटेबल ही। तो यहाँ अमंग भी आ सकता था क्या, सॉरी बिटवीन भी आ सकता था क्या, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो कोई फिक्स नंबर नहीं दिया है, ना यहाँ ना यहाँ। दूसरी बात, यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन, सबके दो से ज़्यादा नाम नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो इसीलिए हम पहली बात तो बिटवीन यहाँ आएगा ही नहीं, यानी कि आएगा तो या तो अमंग और या तो अमंग्स्ट ही आएगा। अब उस हिसाब से चेक कर लेते हैं इनको कि क्या ये दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे, या इनको ठीक करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यहाँ ऊपर कि अमंग और अमंग्स्ट दोनों का ही इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं, दोनों का ही इस्तेमाल हम करते हैं, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, इन दोनों का ही हम इस्तेमाल करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। पर अमंग का इस्तेमाल कांस्टेंट वर्ड के लिए होता है और इसका इस्तेमाल वोवेल और द से पहले होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अमंग है, आएगा दोनों जगह अमंग या अमंग्स्ट ही। तो यहाँ पर क्या है, ना तो यहाँ द है इसके बाद, ठीक है, और ना ही यहाँ पर वोवेल से, तो यानी कि अमंग तो ठीक है बिल्कुल। पर यहाँ पर हम जब आते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, वोवेल से शुरुआत हो रही है यहाँ पे, यहाँ अमंग ना आकर के अमंग्स्ट आएगा, ठीक है, अमंग ना आकर के अमंग्स्ट आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, बिटवीन का इस्तेमाल दो के लिए और दो से ज़्यादा के लिए भी होता है, ठीक है। पर ये जो दो से ज़्यादा के लिए होता है, इसमें दो कंडीशन है। पहला कि या तो वो क्या होना चाहिए, फिक्स नंबर में दिए होने चाहिए, जिनके बीच में ये लिखा जा रहा है बिटवीन, जिनके लिए फिक्स नंबर में दिया होना चाहिए, मतलब 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग कह लो आप, ठीक है। और नहीं तो दूसरा, दो से अधिक नाउन होने चाहिए, क्योंकि दो नाउन तो होंगे तो ऑलरेडी बिटवीन आ जाएगा ना। दो से अधिक में हमें बस पढ़ना है ना, दो का तो हमें पता ही है पहले, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो बिटवीन की बात हो गई, अब अमंग की बात करते हैं। अमंग और अमंग्स्ट दोनों का इस्तेमाल कितना होता है, दो से ज़्यादा के लिए, दोनों का इस्तेमाल दो से ज़्यादा के लिए। पर कंडीशन क्या है कि ये जो अमंग है और ये जो अमंग है, अमंग का इस्तेमाल यहाँ पर दो से ज़्यादा के लिए उनमें होगा जहाँ पर ये कांस्टेंट होंगे इसके आगे वर्ड, ठीक है। और इसका इस्तेमाल इसके आगे नाउन, सॉरी वावेल या द लगा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार अच्छे से और देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो रिकॉर्ड वाले इसको मतलब पॉज करके देख लेना। अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें रूल के बारे में। पांचवें ही है ना, पांचवा ही होना चाहिए, चार हो गए शायद, हाँ। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कंडीशनल के बारे में, इफ कंडीशन के बारे में। किसके बारे में, इफ कंडीशन के। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बल्कि अच्छे खासे एग्जाम में, मतलब हाई लेवल के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है वो तीन तरह की होती हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल होता है। कई बार जीरो कंडीशन भी बोला जाता है। जीरो कंडीशन का वैसे कोई मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं है, ठीक है, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, तो क्या कंडीशन, जीरो कंडीशन। तो पहला जो होता है कि अगर इफ से बन, पहली बात तो ये जो इफ है, ये इफ से बनने वाला जो सेंटेंस है, इनके साथ कभी भी फ्यूचर, मतलब कहने का मतलब फ्यूचर टेंस नहीं बनता है। हम पहले तो यहाँ नोट्स में लिख दे रहा हूँ कि इफ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस या फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे विल, शैल, शुड, कुड, ये सब इस तरह की चीज़ें फिल के साथ
नहीं आएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने रूल पे। तो पहला कंडीशन जो बनता है वो इफ के साथ बनता है, किसका? इफ के साथ प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरी तरफ ये क्या बनेगा, मतलब अगर सेंटेंस जो हमारा दिया हुआ है इफ कंडीशन में दिया हुआ है, और ये हमेशा कॉमा से होता है इस तरीके से, अगर हमारा इफ के साथ मतलब कंडीशन में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमारा जो इसका सेकंड सेंटेंस यहाँ पर बनेगा वो हमारा किसमें बनेगा? फ्यूचर में। किसमें बनेगा? फ्यूचर टेंस में। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में क्या भी किसमें बनेगा? या तो विल आएगा, या सेल आएगा, या मे आएगा, ये आएगा, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यहीं बता देता हूँ पहले, नहीं तो फिर पिछले वाले में जैसे बहुत ज़्यादा हो गया था ना, होच पोच हो गया था तीन को एक साथ लेके अलग अलग करने में। तो इसके साथ वाला इसके साथ ही करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं, मान लो। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं, इफ आई विल कम टू मुंबई आई विल मीट यू। यदि मैं मुंबई आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है ना, तो ये क्या है? कंडीशन बता रहा ना, इफ मतलब मैं अगर आऊँगा, आऊँगा तभी तो मिल पाऊंगा, अगर आऊँगा ही नहीं तो कहाँ से मिलूंगा? तो ये कंडीशन सेंटेंस इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे साथ क्या है? इफ ये सेंटेंस किससे बन रहा है? यहाँ तक अगर हम बात करें तो फ्यूचर में इधर है, सेकंड पार्ट इसका जो फ्यूचर में है, जो हमारा ये फ्यूचर में है, और फर्स्ट पार्ट हमारा फिर फ्यूचर में है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला किस पे होना चाहिए? इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा, जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था कि जो कंजंक्शन का पेयर बनाना था कि नॉट ओनली बट आल्सो, तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट वाले को चेंज करना होता है। ऐसा नहीं है, इसमें भी जरूरी नहीं है। अगर इस दोनों में से किसी भी एक में मतलब गलती होगी तो वो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि अभी ये वाला हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सही है और ये मेरा इसको मैं ठीक करना चाहिए। पहली बात तो हमारा यहाँ पर इफ क्या है, भाई मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, तो इफ के साथ हम क्या नहीं लगाते हैं? फ्यूचर नहीं लगाते ना, विल सेल इस तरह का। तो यहाँ इफ के साथ विल ही नहीं आएगा, पहली बात तो यही गलत है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारा ये क्या है? प्रेजेंट फ्यूचर में है, तो इसके साथ जो कंडीशनल जो होती है, ये जो कंडीशनल होती है क्या होती है? प्रेजेंट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ आई कम। अब यहाँ पर आई है तो प्लूरल है ना, तो ये प्लूरल ही रहेगा, कम। अब जैसे कुछ बच्चे हैं उनको थोड़ा सा, अगर मैं जो बेसिक मतलब जो शुरुआत किए हैं उनको थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो, हमें जब क्या करना होता है, नाउन है, ठीक है, यानी हमारा पहले समझ लो सेंटेंस हमारा ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये कम है कैसे, ठीक है, यहाँ तो ये प्लूरल है, तो ये कैसे सही है? क्योंकि ये अभी बता देता हूँ मैं, चलो ये भी, क्योंकि ये क्या है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल ही है। कैसे? देखो, नाउन को जब हम, ये क्या है? सिंगुलर। मान लो अगर कोई हमारा नाउन सिंगुलर है और उसे हमें प्लूरल बनाना हो, तो हम उसे क्या करते हैं? नाउन में ही हम पीछे क्या कर देते हैं? एस जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल। ठीक है, पर ध्यान रखना, पर वर्ब के में अगर हमारा जब एस लग जाता है, वर्ब में जब हमारा एस लग जाता है, तो ही ये क्या हो जाता है? प्लूरल। यानी कि जब हम वर्ब में एस लगा देते हैं पीछे, तो हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल। और यहाँ पर हमारा क्या, वर्ब में पीछे है क्या? कम। तो हमारा क्या, कम माने आना, वर्ब भी तो है। अब क्या पीछे एस लगा है? नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, उल्टा क्यों बोल दिया मैंने, सॉरी गाइस। ये वर्ब में हमारा जब एस लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? सिंगुलर। सॉरी, ये वर्ब में जब एस लगा देते तो क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो यहाँ पर आई क्या है हमारा? प्लूरल, और इसके अकॉर्डिंग ही तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये जो कम है हमारा, जो वर्ब आएगा वो हमारा कम है, ये क्या है हमारा? प्लूरल। अगर हम इसमें एन लगा देंगे तो कम हो जाएगा, ये तो सिंगुलर हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए? आई के अकॉर्डिंग प्लूरल। ठीक है, इसलिए हमारा ये सही है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब नाउन में हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है।
ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले फिर थोड़ा। ये हमारी क्या थी, पहली कंडीशन थी। ठीक है, चलो इसी पे एक और मैं बता ही देता हूँ, वो तो विल आ गया था ना उसमें, एक और कर लेते हैं। चलो if I have time, I finish that later। ठीक है, यानी कि यदि मेरे पास समय होगा तो मैं उसे बाद में क्या कर लूंगा, कर दूंगा बाद में उसे खत्म। मतलब किसी को खत्म करने नहीं, मतलब किसी कार्य को खत्म करने वाली बात हो रही है कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो बाद में से पूरा कर दूंगा, जैसे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, देखो पहली बात तो ये बोल रहा है अगर, अगर मतलब ये कंडीशन बता रहा है अगर होगा मेरे पास समय, तो ही ना, ये कंडीशन बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हैव मैंने बता ना, ये वो पोजीशन, पोजीशन के बारे में बात एक तरह से करा कि आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 5 रुपीज, इस तरह बोलता है मेरे पास है, रखा है, फिर है का सेंस देता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, हैव के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वो नहीं यहाँ पे सेंस दे रहा है। और यहाँ क्या है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, आई फिनिश दिस, आई फिनिश दैट लेटर, मैं उसे बाद में खत्म कर दूंगा, मतलब उसे बाद में पूरा कर दूंगा एक तरह से। तो यहाँ पर ये क्या है, इफ के साथ हमारा क्या बन रहा है, ये प्रेजेंट। तो अभी तो हमने पढ़ा कि इफ के साथ जब हमारा प्रेजेंट बनता है तो यहाँ पर हमारा किस में जाता है, फ्यूचर में। यहाँ पर इफ के साथ कंडीशन अगर प्रेजेंट बनेगी, इफ के साथ अगर प्रेजेंट बनेगी तो ये हमारा क्या जाएगा, फ्यूचर में। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो किस में होना चाहिए, फ्यूचर में। तो यहाँ आई फिनिश दैट लेटर की जगह पे क्या होना चाहिए, आई विल फिनिश दैट लेटर। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, ये हमारा सही हो गया। पहला वाला तो ये था कि यहाँ पर चलो ये आई के साथ ही, सॉरी इफ के साथ ही विल आ गया तो इसकी वजह से ये कट गया, तो एक तो एरर ये हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कंडीशन के बारे में। तो हमारा दूसरा जो कंडीशन है इफ के साथ, वो होगा इफ के साथ अगर यहाँ दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आगे का जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो किसमें बनेगा, वो हमारा किसमें बनेगा आगे का स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो ये कॉमा के बाद आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के तौर में इसमें आएगा वुड, कुड या माइट, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो अगर हमारा कंडीशनल बन रहा है इफ के साथ, हमारा अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो हमारा सेकंड पार्ट जो है वुड, कुड, माइट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, इन तीनों में से कोई एक होगा मतलब। ठीक है, आओ इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब जैसे मान लो इससे हम रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं, इफ ही tried again, he can pass the एग्जाम। ठीक है, यदि वो दोबारा कोशिश करेगा तो वो एग्जाम पास कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, देखो सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों को हम चेक करेंगे पहले तो यहाँ पर हमारा इफ है और ही के साथ क्या दिया हुआ है, ट्राइड अगेन, यानी कि हमारा यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा है वो हमसे, वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी इफ के साथ जब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो यहाँ पर हमारे को क्या होना चाहिए, वुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर यहाँ कैन नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, कुड। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। तीसरा जो कंडीशन आता है वो इफ के साथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इसी में से पूछा जाता है। इफ के साथ जब आता है पास्ट परफेक्ट, कई बुक में आप देखोगे तो इफ के साथ इसे हेड की कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना हमारा इफ, ये हमेशा हेड वाले स्ट्रक्चर को लेता है, मतलब इसके साथ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और इसके साथ हमेशा यहाँ पे क्या आता है, कॉमा के बाद वुड, वुड के साथ, या फिर हम कह लें
कुड के साथ, वुड कुड के साथ हैव प्लस, यहाँ प्लस ही लगा लेते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बनता है सेकंड पार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कोई ले लेते हैं। चलो हम इसका एग्जांपल क्या लें। हाँ, मान लो इफ आई सीन यू आई would have stopped my car। अब देखो इस वाले में क्या है, वही मैंने जो बताया कि यहाँ इफ के साथ क्या बन रहा है, आई सीन यू, मतलब यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, थर्ड फॉर्म तो दिया है, पर क्या थर्ड फॉर्म के साथ हमारा कोई स्ट्रक्चर बनता है क्या टेंस में डायरेक्ट, नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ हम किस चीज की बात कर रहे हैं, आई वुड हैव स्टॉप माई कार। तो यहाँ पर हम इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं जाके इस सेकंड वाले के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वुड प्लस हैव प्लस स्टॉप वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला ये होना चाहिए पास्ट परफेक्ट, ये तो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पास्ट परफेक्ट है क्या, नहीं, तो इसे हम ठीक करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इफ आई हैड आएगा यहाँ, सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माई कार, ये सही होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो पुल बन गया जैसे आर्क ब्रिज, क्या करें हो जाता थोड़ा, अभी आदत नहीं पड़ी है ना अभी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं इफ के साथ। ठीक है, इसको एक बार मैं क्या करता हूँ ना, फिर से आपको एक जगह लिख के अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, समझने में कि किस तरीके से इसको देखो, पहला दूसरा तीसरा, पहला इफ का कंडीशन बनता है किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, ये कॉमा के बाद फ्यूचर। ठीक है, जिसमें आएगा आपका विल सेल। ठीक है, विल सेल में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा इफ के साथ बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, कॉमा के बाद वुड कुड माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट या हेड कह लो, बात वही है, हेड प्लस, सॉरी हेड नहीं कह लो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तभी तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। पिछले वाले में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म रह गया था, चलो कोई नहीं, समझदार हो। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर कॉमा के बाद वुड या कुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारे 3 नियम हैं जो कंडीशनल के बनते हैं। ठीक है, इसमें एक ना एक मतलब एक्सेप्शनल कह लो, या आप ये कह लो कि थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने वाला एक सेंटेंस बनता है, जिससे मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे टाइम में हमें भी दिक्कत हुई थी जब हम शुरुआत में थे। तो एक सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनता है, देखो इसमें आप लोग बताना क्या बनेगा, इफ आई वर a bird
आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन दी स्काई। बताओ इसमें क्या एरर है? थोड़ा सा पॉज करके फिर देखो। अब देखो, चलो मैं बताता हूँ इसको। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि सर 3 कंडीशन हमने पढ़ी है, ठीक है। पहला कंडीशन होता है प्रेजेंट, इधर होगा, इधर प्रेजेंट होगा, तो उधर क्या हो जाएगा फ्यूचर, वो यहाँ पर पहला कंडीशन नहीं बन रहा है। दूसरा कंडीशन, इधर अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो इधर वुड के साथ, माइट के साथ, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वो भी नहीं आ रही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट बन नहीं रहा है, वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ यहाँ पर वुड कुड माइट या फिर वर्ब की उसके साथ फर्स्ट फॉर्म होती तब बनता है, तो ये भी नहीं बन रहा है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी इधर नहीं बन रहा है। प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट भी इधर नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि 3 कंडीशन आपने बताई थी, तीनों ही तो नहीं बन रही, ठीक है। तो फिर गलती कहाँ है इसमें? तो गलती इसमें है भी नहीं, गलती इसमें है भी नहीं, पर ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, तो गलती क्यों नहीं है? तो यही बात है इसमें सीखने वाली, कि ये ध्यान से इसको पढ़ो क्या लिखा है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ रहा होता, ठीक है, या मैं आसमान में उड़ रहा होता, या अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरह से ये जब लगा है ना ये वर्ब, ये दर्शाता है इमेजिनेशन को। किसको दर्शाता है? इमेजिनेशन को। तो जो इमेजिनेशन सेंटेंस बनते हैं ना, उसमें ये चीज कंडीशनल फॉलो नहीं करती, इसीलिए ये क्या है, ऑटोमेटिक सही है। मतलब जो चीज काल्पनिक होती है ना, उसमें कंडीशन फॉलो नहीं। कंडीशन में क्या है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होगा, ऐसा होता तो वैसा होता, मतलब कुछ ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर यहाँ तो ये पूरा का पूरा ही इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन पे है कि अगर मैं ऐसा होता, जो हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना कि अगर मैं राजा होता तो पूरे सबको सजा दे देता, ये कर देता, वो कर देता, बड़ा सा ये बना देता, वो कर देता, किला बना देता, होता है ना। तो वो तो इमेजिनेशन है, तो उसमें ऐसे ये फिर फॉलो नहीं करेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम में, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, बाकी फिर नए टॉपिक को हम पढ़ेंगे बाद में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी ये शुरुआत की हमारी कुछ मतलब क्लासेस हैं, तो हो सकता है कि कुछ आपको चीज़ अच्छी ना लग रही हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि स्पेलिंग ठीक नहीं है, या होता है ना कई सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, कि मतलब ये सूट नहीं कर रहा है, एक तरह से बहुत स्पेलिंग अजीब तरीके से, तो धीरे धीरे आदत बनेगी। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि हम अच्छे से और अच्छा कंटेंट इस पर लेकर आएँ, और हम सिर्फ काम की ही बातें, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बातें ही किया करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।